स्थायित्व के लिए सबसे आगे आएगी, वो कौन आएगी? एरोमेटिसिटी। इसी को बोलते हैं एरोमेटिकता। बार बार एक ही बात बोली गई, स्थायित्व हमेशा किसका होता है? मध्यवर्तीयों का। ये कौन कौन होते हैं? कार्ब केटायन, कार्ब फ्री रेडिकल और कार्ब एनाइन। अब हमने पहले पढ़ा कि स्थायित्व के लिए पहले हमने आई प्रभाव देखा, फिर हमने अनुनाद बोले तो रेजोनेंस देखा, फिर हमने हाइपर कॉन्जुगेशन देखा। अब क्या देख रहे हैं इसके बाद? एरोमेटिकता। तो स्टार डाल के लिखो, यह यौगिकों के स्थायित्व के लिए, यह यौगिकों के स्थायित्व के लिए सर्वोत्तम माप होती है। यह यौगिकों के स्थायित्व के लिए सर्वोत्तम माप होती है। इसका मतलब कभी भी स्थायित्व का क्वेश्चन आए, कोई भी मध्यवर्ती दे रखा हो, तो अपने को सबसे पहले देखना क्या है? अनुनाद तो देखना ही है, अनुनाद से भी आगे क्या देखना है? एरोमेटिकता। अब ये एरोमेटिक यौगिक, एंटी एरोमेटिक यौगिक, नॉन एरोमेटिक यौगिक होते क्या है? पेन कॉपी रखो और सामने देखो। अब की बार जेट में 2 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। अब ये यौगिक कौन कौन से होते हैं बताओ? पहला एरोमेटिक, दूसरा एंटी एरोमेटिक, और तीसरा होता है नॉन एरोमेटिक। इसका मतलब है एरोमेटिकता के आधार पर यौगिक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। पहली क्या कंडीशन है कि यौगिक एरोमेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले चेक क्या करना पड़ेगा? यौगिक में क्या होना चाहिए? चक्रीय अनुनाद। अनुनाद ही नहीं, साथ में मैंने क्या बोला? चक्रीय। चक्रीय का मतलब क्या होता है? लगातार। अब आपको ही पता है, जब किसी यौगिक में लगातार पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो क्या होगा? ऊर्जा का उत्सर्जन। तो स्थायित्व क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा। पहली बात ये। यहाँ भी एक कंडीशन होनी चाहिए। कहाँ पर है? एंटी एरोमेटिक में भी क्या होना चाहिए बताओ? चक्रीय अनुनाद। लेकिन ये कंडीशन यहाँ तो होनी नहीं चाहिए। इसका मतलब 4 ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन दिख जाए जहां पर क्या नहीं है? चक्रीय अनुनाद नहीं है, इसका मतलब वो क्या है? नॉन एरोमेटिक। दूसरी कंडीशन, आपको पता है जहां पर चक्रीय अनुनाद होता है वहां यौगिक कैसा होता है? समतलीय। और जहां पर यौगिक समतलीय होता है वहां पर उस यौगिक में प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। अरे क्या होता है? sp2। इसका मतलब प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp2। यहां भी यौगिक क्या होना चाहिए? समतलीय। और प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp2। ये लो, प्रत्येक कार्बन का संकरण क्या होना चाहिए? sp2 होना चाहिए। चलो भाई, यहां पर ऐसी कंडीशन होनी नहीं चाहिए। थर्ड कंडीशन बोलो। अब एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक यौगिकों के बारे में बताने के लिए एक वैज्ञानिक आया, हक्कल। कौन आया? हक्कल। उसने अपना क्या दिया? नियम। तो ये यौगिक हक्कल के कौन से नियम का पालन करने चाहिए? तो हक्कल के नियम, और यहाँ जो हक्कल का नियम दिया गया था वो क्या दिया गया था? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या नियम दिया रे? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। किनके लिए? एरोमेटिक यौगिक के लिए। और यही नियम है एंटी एरोमेटिक के लिए क्या दिया गया? नियम था किसका? हक्कल का नियम। और हक्कल ने इसके बारे में क्या कहा बताओ? इसके लिए कहा 4n पाई इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ तो क्या था? 4n+2 और यहाँ क्या था? 4n पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये n यहाँ क्या है? n है यहाँ, आपको पता है चक्रीय अनुनाद होने के लिए क्या होनी चाहिए? रिंग। क्या होनी चाहिए? वल्ले। इसका मतलब ये क्या होती है? वल्ले की संख्या। क्या होती है? वल्ले की संख्या। अब दोबारा सुनो, चाहे एरोमेटिक हो और चाहे एंटी एरोमेटिक हो, अगर यौगिक एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक होना चाहता है तो क्या क्या होना चाहिए? चक्रीय अनुनाद होना चाहिए, यौगिक समतलीय होना चाहिए, प्रत्येक कार्बन का संकरण sp2 होना चाहिए और हक्कल के नियम का पालन करना चाहिए। तो हक्कल का एक तो नियम क्या आया? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, और एक क्या आया? 4n पाई इलेक्ट्रॉन।
चलो अपन एक काम करते हैं, n का मान हमने रखा, बोलो देखिए यहाँ n का मान जैसे 0 1, बोलो देखिए n का मान क्या था फॉर्मूला, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब रखो देखिए पहले कितना आया, n 0 तो 0, तो कितना आया 2, तो बताओ कितने आए 2 पाई इलेक्ट्रॉन। एक रखा तो 4 एकम 4, 4 और 2 6, बोलते जाओ 6 पाई इलेक्ट्रॉन। फिर रखा कितना 2, तो कितना हो गया 10। इसका मतलब है अगर किसी यौगिक में पाई इलेक्ट्रॉन कितने आए 2 6 10 14 18, तो ऐसे यौगिक को क्या माना जाएगा एरोमेटिक। अगर यही फॉर्मूला यहाँ रखे n का मान 1 2 3 4 ऐसे रखे, क्या था फॉर्मूला 4n पाई इलेक्ट्रॉन। अब बताओ रे, रखो 4 8 रखो 12 16, ये क्या है पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है हक्कल ने एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में ये अंतर बताया कि अगर मेरे नियम का, कौन से नियम का, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक, और अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन की पालना है तो एंटी एरोमेटिक। इसका मतलब अपने को याद क्या करने हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन, अगर ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो कौन सा एरोमेटिक, और अगर ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो एंटी एरोमेटिक। इसका मतलब तीनों प्रकार की यौगिकों के बारे में अपने को ये पहचानना है। 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है। चलो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। पहला बताना क्या है, देखिए चलो भाई, अनुनाद है। पहले अनुनाद की कौन कौन सी स्थितियां थी बताओ, पाई पाई की संयुग्मी स्थिति, पाई पॉजिटिव आवेश, पाई नेगेटिव आवेश, पाई मुक्त मूलक, पाई लोन पेयर और पॉजिटिव आवेश लोन पेयर। यहाँ ऐसा है, यहाँ तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है sp3, इसका भी कौन सा है sp3। तो ये नियम तो, ये तो पहली अवधारणा का ही पालन नहीं कर रहा। इसका मतलब यहाँ चक्रीय अनुनाद नहीं, कौन होगा नॉन एरोमेटिक, Na का मतलब नॉन एरोमेटिक। अगला बताओ, देखिए वही बात, पहले क्या होना चाहिए चक्रीय अनुनाद है, क्या है ये देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब एक बात और बताओ, पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, एक बंद है सिग्मा उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन 2, एक बंद है पाई उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो कितने हुए पाई इलेक्ट्रॉन 2 4 5 हो, 2 तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अपने को केवल किसको देखना है, अनुनाद में भाग कौन ले रहा है पाई इलेक्ट्रॉन। तो बताओ यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन 2, अरे है या नहीं, अब देख लो चाहिए अनुनाद है ना, पाई सिग्मा पॉजिटिव, फिर देख लो पाई सिग्मा पॉजिटिव, कौन सा अनुनाद है, लगातार चक्रीय अनुनाद है। चलो भाई, प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी, अरे sp2 है, इसका भी sp2 है क्योंकि यहाँ पर एक और है हाइड्रोजन, तो कौन सा हुआ sp2 है। और बताओ क्या कंडीशन होनी चाहिए, अब कौन से इलेक्ट्रॉन है 2 6 10 14, तो क्या हुए एरोमेटिक। इसका मतलब ये यौगिक है कौन सा एरोमेटिक। अगला एग्जांपल सीखना, बताना देखिए ये यौगिक कौन सा है, बोलो देखिए बताओ देखिए। सबसे पहले प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब बताओ यहाँ पर क्या है, याद करो, एक ऋणावेश का मतलब यहाँ कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये अपने आप में कौन है लोन पेयर, अरे कौन है लोन पेयर। अब बताओ एक बात बताना, यहाँ पर कुल पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है ना, ये यहाँ पर कुल इलेक्ट्रॉन का मतलब है अनुनाद में भाग लेने वाले, अनुनाद में कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, अनुनाद में भाग लेने वाले कुल इलेक्ट्रॉन। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं प्लस लोन पेयर भी हो सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, अनुनाद में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, बोलो भाई कितने, इसका मतलब 2 और 2 4। अब बताओ ये क्या हुआ, अरे क्या हुआ एंटी एरोमेटिक, ए का मतलब एंटी एरोमेटिक।
अब दोबारा बताओ, आपके दिमाग में आ रहा है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 हो गया। अरे है sp3 तो है ही, अरे sp3 तो है, कैसे? अरे ये अपने आप में कौन है? कार्बन है या नहीं है? और इसका तो क्या होता है sp3। अब यहाँ से एक बात और सीखने को मिलेगी, जो भी लोन पेयर अनुनाद में लगातार भाग लेते हैं ना, इसका मतलब ये लोन पेयर लगातार अनुनाद में भाग ले रहा है, इसका मतलब ये लोन पेयर यहाँ है ही नहीं, ये तो कहाँ भाग ले रहा है? चक्रीय अनुनाद में। और जो लोन पेयर चक्रीय अनुनाद में भाग लेता है उसको कभी भी संकरण में गिना नहीं जाता। अब बताओ, तो इसका मतलब ये लोन पेयर कहाँ भाग ले रही है? संकरण में। इसका मतलब इसका भी हाइब्रिडाइजेशन है sp2 है। एक बार दोबारा इस एग्जाम्पल को ऐसे भी सीख लो, बताना देखिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन बोलो एक बार, अरे बोलो, इसका 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर है या नहीं है? और जहां 3 सिग्मा प्लस है 1 लोन पेयर है, यहां पर योग कितना? 4। तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन sp3। लेकिन अगर मैं यहां हाइब्रिडाइजेशन पूछूं, देखिए अब बताना, अब बताओ, इसका मतलब ऐसा एग्जाम्पल कभी आ जाए तो दिमाग में रखना है कि इसका मतलब ये लोन पेयर है और ये लोन पेयर तो कहाँ भाग ले रहा है? अनुनाद में। इसका मतलब यहाँ हाइब्रिडाइजेशन है sp3 नहीं है, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन है sp2 है। दोबारा एक एग्जाम्पल और बता दो, ये तो ऊपर ही ऊपर लिखना कॉपी के, यहाँ पर एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक की बात नहीं है, ये तो ये सिखाने के लिए है कि कौन से लोन पेयर अनुनाद में भाग लेते हैं। चलो मैं ये लिख दिया NH2। अब बताओ, यहां वाले लोन पेयर भी अनुनाद में भाग ले रहे, इसका मतलब इसका भी हाइब्रिडाइजेशन है sp3 नहीं है, sp2 ही है। इसका मतलब स्टार वाली बात क्या हुई? हाँ, जो लोन पेयर कहां भाग लेते हैं? अनुनाद में भाग लेते हैं। बताओ, उनको कहां नहीं गिना जाता? उनको संकरण में नहीं गिना जाता। चलो भाई, ये बात तो एक इंपॉर्टेंट बात हमने पढ़ी, और एक बात और पढ़ी, जहां पर भी नेगेटिव चार्ज होता है उसका मतलब क्या होता है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या होता है? लोन पेयर। लेकिन कंडीशन क्या है? ये कहां पर भाग लेने चाहिए? अनुनाद में भाग लेने चाहिए। चलो एग्जाम्पल बताओ दोबारा, ये क्या है? बोलो, पहचानो देख के ही, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? बताओ देखिए। हाँ, यहाँ पर सबसे पहले चक्रीय अनुनाद है, साइक्लिक रेजोनेंस है 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। दूसरा, प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अगला बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2 और 2 4, और जहां पर 4 8 12 16, तो बताओ कौन सा? एंटी एरोमेटिक। चलो दोबारा, बताओ, ये लोन पे अपन लिख रहे हैं, वहां बोर्ड में नहीं लिखा हुआ आएगा। चलो बताओ देखिए कौन सा है? सबसे पहले क्या देखना है? चक्रीय अनुनाद है, पाई सिग्मा लोन पेयर, फिर सिग्मा, फिर पाई सिग्मा पाई है। अगली कंडीशन क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ है sp2 नहीं, यहाँ तो sp3 है। नहीं, ये लोन पेयर रेजोनेंस में भाग ले रही है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं देखी जाएगी। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 और 2 6। बोलो रे भाई, क्या होगा? एरोमेटिक। क्या नाम है इसका? हाँ, पहले भी आया था, इसका नाम है पाइरोन। अगला एग्जाम्पल बताओ देखिए, लगाओ दिमाग, देखिए क्या है, फटाफट आंसर आना चाहिए। बताओ इसे बोलते क्या है? फ्यूरेन। बोलो देखिए, अब यहाँ पर लोन पेयर 1 नहीं है, लोन पेयर 2 है, लेकिन चक्रीय अनुनाद में भाग केवल 1 ही ले रही है। इसका मतलब यहाँ एक तो संकरण में गिनी जाएगी और एक संकरण में गिनी नहीं जाएगी, और जो संकरण में गिनी जाएगी इसका मतलब संकरण है sp2 ही है, sp3 नहीं है। और बताओ लगातार क्या हो रहा है? चक्रीय अनुनाद। कितने पाई इलेक्ट्रॉन?
दो और दो चार ही तो है। नहीं, ये अनुनाद में भाग लेने वाले लोन पेयर भी क्या होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन। तो बताओ कितने? बताओ क्या होगा? एरोमेटिक। बताओ देखिए, इसका नाम क्या है? पिरिडीन। बताओ देखिए, ये है क्या? बोलो, अरे बोलो, ये है क्या? हाँ, यहाँ वाली लोन पेयर अनुनाद में भाग नहीं ले रही। अनुनाद केवल कहाँ हो रहा है? पाई पाई के बीच। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? एरोमेटिक। इसका नाम आया था थायोफीन। यहाँ भी लोन पेयर 2 है, लेकिन रेजोनेंस में केवल एक ही भाग ले रही। इसका मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन? तो क्या होगा? एरोमेटिक। बोलते जाओ, देखिए आप पहचानो कौन क्या है। बोलो देखिए, ये वाला बोलो नॉन एरोमेटिक, क्योंकि इसमें एक कार्बन ऐसा आ गया जिसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3 है। इसका मतलब यहाँ बीच में कितने सिग्मा आ गए? 2। इसका मतलब यहाँ चक्रीय अनुनाद नहीं है। इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आया है? sp3। इसका मतलब ये क्या बन गया? नॉन एरोमेटिक। बताओ, चक्रीय अनुनाद है, यौगिक समतलीय है, और प्रत्येक का हाइब्रिडाइजेशन है sp2 है। इसका मतलब कैसा? एरोमेटिक। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो, इसका क्या नाम था? नेप्टेलीन। क्या नाम था? नेप्टेलीन। गिनो देखिए कितने? अरे बताओ कितने? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ये भी कैसा? एरोमेटिक। अगला गिनो। अब इसमें कार्बन 6 नहीं है, 7 है। अब बताओ यहाँ ये है कैसा? पहली कंडीशन क्या थी? चक्रीय अनुनाद है। तो बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन? अरे कितने? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये कैसा हुआ? एरोमेटिक। इसका नाम क्या है? 7 कार्बन। हाँ, इसको बोलते हैं ट्रोफोलियम। और पॉजिटिव चार्ज है तो केटाइन। इसका नाम क्या है? वही ट्रोपोलियम एनाइन। बोलो देखिए, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। अरे एक नहीं हुई। अब बताओ ये क्या हो गया? अरे 8 वाला क्या होता है? एंटी एरोमेटिक। क्या होता है? एंटी एरोमेटिक। अगला कंडीशन, ये कितने कार्बन का है? गिनो देखिए, कितने कार्बन का है? 8 कार्बन का है या नहीं है? क्या नाम होगा? चक्रीय यौगिकों के नाम के आगे साइक्लो। 8 कार्बन का है तो ऑक्टा या बताओ कितना है? इन 4 बार आ रहा है तो टेट्राइन। अरे है या नहीं है? और क्या है? इन। अब बताओ यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन? 8 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है? एंटी एरोमेटिक। क्या है? एंटी एरोमेटिक। लेकिन हकीकत में इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती नहीं है। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी का भी है। ये इसकी स्ट्रक्चर ऐसी हो जाती है। ऐसी। ये एक पाई यहाँ वाला, एक पाई यहाँ वाला, एक पाई यहाँ वाला और एक पाई यहाँ वाला, ऐसी स्ट्रक्चर हो जाती है। अब ऐसे लगता है कि ये यौगिक कैसा योग हो गया? ये यौगिक असमतलीय हो गया, जबकि वहां क्या होना चाहिए था? समतलीय। और इसका ये रूप है कैसा? नौकाकार रूप। अब बताओ ये क्या हो जाता है? नॉन एरोमेटिक। होना क्या चाहिए? एरोमेटिक। होता क्या है? नॉन एरोमेटिक। तो ये याद नहीं करना।
अपने को याद ये करना है। इसका मतलब अपनी हेडिंग क्या है, कौन सा यौगिक एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है। अब बताओ, देखिए एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक पहचानने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले यौगिक में चक्रीय अनुनाद, लगातार क्या होना चाहिए, चक्रीय अनुनाद, यौगिक समतलीय होना चाहिए, प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। अगर अक्कल के नियम, कौन सा नियम, 4n+2, इसका मतलब 2, फिर 4 को ऐड करो 6, 10 है ना, 14, तो कौन सा एरोमेटिक, और स्टार्ट कहाँ से हो, 4 से, 4 8 12, तो क्या एंटी एरोमेटिक। और कहीं अगर हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाए sp3, तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। चलो इसकी यूज क्या है, इसका उपयोग क्या है, कि एरोमेटिक का क्या उपयोग है। अब देखना, मैंने पहले ही कहा था स्थायित्व के लिए आज के बाद सबसे आगे कौन आएगी, एरोमेटिकता, फिर कौन आएगा, रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, और फिर कौन आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट, बोले तो प्रेरणिक प्रभाव। चलो एग्जाम्पल बताओ, देखिए स्टेबल कौन है ज्यादा, ए या बी, ये भी कौन है, कारब केटाइन, ये भी कौन है, कारब केटाइन, बोलो भाई, बोलो ए, क्यों भाई, चक्रीय अनुनाद है। अब क्या देखेंगे, टोटल है पाई इलेक्ट्रॉन, तो बताओ कितने हैं, 2, जबकि यहाँ तो अनुनादी कौन सा है, रेखीय, और यहाँ पर कैसा, साइक्लिक, बोले तो चक्रीय, क्योंकि है कैसा, एरोमेटिक, तो बताओ स्टेबल ज्यादा ए है, बी, ए। ऐसा ही अगला बताना, बोलो भाई, बोलो ए बी और सी में से बोलो स्टेबल कौन। अब देखो, आप इतने दिन क्या देख रहे थे मध्यवर्तियों के स्थायित्व के लिए, पहले हमने पढ़ा था आई, फिर हम देखे आर, फिर हम देखे एच। अब बताओ सबसे आगे कौन आता था, अनुनाद, रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। आज अनुनाद तो यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो अब क्या देखेंगे, एरोमेटिक था, तो पहली लाइन यही तो लिखवाई, यौगिकों के स्थायित्व के लिए सबसे पहले कौन आएगी, एरोमेटिक था। अब बताओ रे कौन, पहले कौन, ए, सी कैसे, ए क्यों, आज एरोमेटिक ये भी है और एरोमेटिक ये भी है, लेकिन इसमें क्या ज्यादा है, अनुनाद ज्यादा है। तो बताओ ए, बी, और फिर कौन आएगा, सी। चलो दोबारा, अगर एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में स्थायित्व का ऑर्डर देखा जाए, तो आगे आगे बताओ, एरोमेटिक, अब बताओ आपके दिमाग में क्या आएगा, एंटी एरोमेटिक नहीं, फिर आता है नॉन एरोमेटिक, और सबसे पीछे एंटी एरोमेटिक। याद रखना एंटी एरोमेटिक का स्थायित्व क्या होता है, बहुत कम, ये स्टार वाली बात भी है। चलो देखिए, अब बताओ, देखिए कौन स्टेबल है, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, बोलो, ए, बी और सी, बताओ, सी, फिर बी, और फिर ए, क्यों भाई, क्या कारण हुआ, पहले आएगा एरोमेटिक, फिर आएगा नॉन एरोमेटिक, है ना, नॉन एरोमेटिक, अरे हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और यहाँ तो कौन है, एंटी एरोमेटिक। दोबारा, बताओ, देख इनकी अम्लीयता का क्रम बताओ आप, तो अम्लीयता का क्रम,
तो पहले क्या करना पड़ेगा, H प्लस को बाहर निकालना पड़ेगा। अरे है या नहीं है? तो ये H प्लस बाहर निकल गया, क्या बना, नेगेटिव। यहाँ से भी H प्लस है बाहर निकालना पड़ेगा, क्या बना, नेगेटिव। और यहाँ से भी H प्लस को बाहर निकालना पड़ेगा, बताओ रे, तो यहाँ क्या बन गया, नेगेटिव। बोलो भाई, बोलो। जो स्थायित्व ज्यादा होगा अम्लीयता का क्रम भी ज्यादा होगा। याद करो, अम्लीयता का क्रम क्या होता था, संयुग्मी क्षार का स्थायित्व जितना ज्यादा, संयुग्मी आयन जितना ज्यादा स्थायी होगा अम्लीयता उतनी ज्यादा। बताओ ये तो कौन, पाई इलेक्ट्रॉन गिनो 6 4, यहाँ तो चक्रीय अनुनाद है ही नहीं। ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक और ये नॉन एरोमेटिक। बताओ आगे आगे, ए सी, फिर कौन आया, बी। दोबारा तो इन्हीं में बताओ, दोनों में बताओ। देखिए द्विध्रुव आगुण ए का ज्यादा होगा बी का, द्विध्रुव आगुण में ए ज्यादा आएगा बी ज्यादा आएगा। बताओ देखिए, पहला आपको पता है पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ जाते हैं, अधिक वितरणी की तरफ। तो बताओ क्या बना, ऑक्सीजन पर नेगेटिव और यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव। यहाँ भी देखो, जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, बताओ ऑक्सीजन पर क्या आ गया, नेगेटिव, यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव। बताओ ज़्यादा स्टेबल कौन है, बताओ। यहाँ पर किसी प्रकार का क्या नहीं है, अनुनाद नहीं है, जबकि यहाँ तो कैसा अनुनाद है, चक्रीय अनुनाद है। और ये यौगिक भी कैसा है, एरोमेटिक। इसका मतलब यहाँ आयनों का निर्माण आसानी से होगा। द्विध्रुव आगुण का मतलब क्या होता था, याद करो, जहां आयनों का निर्माण आसानी से हो। अब यहाँ आयनों का निर्माण इसलिए आसानी से होगा ताकि बनने वाले केटाइन का स्थायित्व ज्यादा से ज्यादा हो। इसका मतलब द्विध्रुव आगुण कहाँ ज्यादा होता है, जहाँ एरोमेटिकता ज्यादा होती है, जहाँ पर स्थायित्व ज्यादा होता है वहां पर द्विध्रुव आगुण भी ज्यादा होता है। तो बताओ एक का ज्यादा है, बी का, बी का। चलो एक बार दोबारा बताओ, ए स्टेबल है, बी ए कैसे भाई, ये चक्रीय अनुनाद, ये तो है ही कैसा, नॉन एरोमेटिक। ये एंटी एरोमेटिक नहीं, एरोमेटिक। तो स्थायी कौन होगा ज्यादा, ए। इसका मतलब है यहाँ पर अपने को एक तो बात ये सीखनी है, कौन सबसे ज्यादा स्थायी होगा। आपके दिमाग में आएगा नहीं ये बात, और ये वाला तो गलत होना ही नहीं चाहिए। अब बता देना एक बार, कौन ज्यादा स्थायी है, बताओ, बी या ए। ये नॉन एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है। अरे है या नहीं है, देखो इसमें यहाँ कौन सा है, sp3। यहाँ तो पाई इलेक्ट्रॉन 4 है और यहाँ कितने हैं, यहाँ भी 4 है, लेकिन यहाँ sp3 है या नहीं है। चलो ऐसे दिमाग रखना। अब बताओ, देखिए अपने को यहाँ से एक ही चीज़ सीखनी है, कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है। अब यहाँ से एक बात ये सीखनी है कि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, बताओ। कुल अनुनाद में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन, चाहे वो लोन पेयर भी हो सकते हैं, चाहे वो पाईबंद के भी हो सकते हैं। एक बात और, जैसे इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दो आप, इसका मेनली यूज ये है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ इसका। अब यहाँ वाले लोन पेयर है, अनुनाद में भाग ले रहे हैं, तो कभी भी नहीं गिने जाएंगे। तो बताओ कौन सा, sp2, कौन सा, sp2। तो ऐसा याद रखना, लिखो भाई।